प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमांजलि यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का जो कोर्स 14 है क्रिएटिंग ऑफ इनक्लूसिव स्कूल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। समावेशी विद्यालय का निर्माण या समावेशी विद्यालय का सृजन, ये अपना सब्जेक्ट है। 14 नंबर का कोर्स है बीएड सेकेंड ईयर में। अभी बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं जो इंटर्नशिप पे हैं और आपकी बीएड की विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो आप मैंने कई बार देखा है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेट वगैरह सेकंड ग्रेड वगैरह में सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन बीएड में एसटीसी में कई बार फेल हो जाते हैं। इस वजह से काफ़ी असफलताओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो आज हम जो आपका क्रिएटिंग ऑफ इनक्लूसिव स्कूल वाला पेपर है, ये आपका मुख्य परीक्षा यूनिवर्सिटी की अभी अनुमानित डेट है, अनुमानित है कि परीक्षा लास्ट सितंबर में आयोजित करवा देता है विश्वविद्यालय, जो अक्टूबर के बीच तक चलता है, मध्य तक चलता है, लास्ट तक चलता है, लेकिन आपकी मुख्य परीक्षा आने वाली है। उसके बाद आपका सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है और रेट का एग्ज़ाम है जनवरी में। तो आप निरंतर इन पर भी ध्यान देना चाहिए आपको, इस एग्जामिनेशन पर भी। तो समावेशी विद्यालय का निर्माण या समावेशी विद्यालय का सृजन आपका 14 नंबर का पेपर है। मैंने यूनिवर्सिटी के जो पिछले साल के पेपर है वो देखे हैं, पढ़े हैं, किस तरीके से प्रश्न पत्र का निर्माण होता है, कैसे प्रश्नों को आपसे पूछा जाता है। 40 नंबर का आपका पेपर होगा। 10 नंबर जो हैं वो कॉलेज से इंटरनल मार्क्स हैं, वो कॉलेज के स्तर पर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए आपको अभी मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। तो छोटा सा सजेशन है, गाइडेंस है कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम को करेक्ट करें, अच्छे नंबरों से पास करें। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई है, एक छोटी सी योजना है कि आपको इन प्रश्न को, इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाना चाहिए, हल करके जाना चाहिए। तो यह अपना पेपर है समावेशी विद्यालय का निर्माण, समावेशी विद्यालय का निर्माण या सृजन, यह आपका 14 नंबर का कोर्स नंबर 14 है, क्रिएटिंग ऑफ इनक्लूसिव स्कूल। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि इस अपन ने देखा कि 1990 तक एग्ज़ाम देने जाएं बीएड की मुख्य परीक्षा का, सितंबर के लास्ट में यहाँ अनुमानित होगा। आपकी इंटर्नशिप भी चल रही है, पूर्ण हो जाएगी। तो ये 1990 तक 4 से 16 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे थे, 40 मिलियन बच्चे थे जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से दूर थे, मुख्य शिक्षा धारा से दूर थे। तो आप सबसे पहले ये देखें कि समावेशी विद्यालय का निर्माण सृजन। तो आप सबसे पहले देखें कि समावेशी होता क्या है। आप समावेशी के बारे में पढ़कर जाएं कि समावेशी शिक्षा क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का मुख्य बिंदु ही समावेशी विद्यालय का निर्माण है। तो आप समावेशन जरूर भी पढ़ के जाएं कि समावेशन क्या है, ठीक है। तो समावेशन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, समावेशन के सिद्धांत आप पढ़कर जाएं, मुख्य एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, मेरा अनुमान है। उसके अलावा समावेशन शिक्षा का महत्व क्या है, इसे आधुनिक युग के हिसाब से भी पढ़ के जाएं। इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, ऐतिहासिक परिदृश्य भी देख के जाएं कि इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या रहा है। और समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि अपने शब्दों में समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, लिखिए। बालकों के लिए कैसे लाभदायक है ये बालकों के लिए, तो आप लिख लें यहाँ, बालकों के लिए कैसे लाभदायक रही है समावेशी शिक्षा। इसका भारत में विकास देखें कि भारत में जो विकास है वो क्या रहा है समावेशी शिक्षा का, वो पढ़कर जाएं। विशिष्ट शिक्षा आप देखकर जाएं, विशिष्ट शिक्षा जरूर पढ़कर जाएं। विशिष्ट शिक्षा के बारे में देखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जरूर भी पढ़ें बच्चे। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़कर जाएं आप, क्योंकि पिछले एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इस बार जरूर पूछा जाएगा, मेरा अनुमान है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को होने वाले लाभों का वर्णन है। आप इसमें पढ़ोगे ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ोगे तो इसमें भी आपको पढ़ना है कि विशेष बालकों के लिए पढ़ना है, ठीक है ना।
आप इसमें भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए पढ़ना है, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले जो स्टूडेंट्स है ना, विशेष आवश्यकता वाले जो स्टूडेंट्स है, बालक हैं, उनके बारे में आप पढ़कर जाएं कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में भी आप पढ़ें, और ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं। आप आराम से इसकी तैयारी करें, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको 2009 अधिनियम आता है, चाहे कोई सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ठीक है। शिक्षक भर्ती में अधिकतर एनसीएफ 2005 वगैरह पूछा जाता है। आप दे रखा है, आपने भी रिट का एग्ज़ाम दिया था, प्री एग्ज़ाम। तो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, ठीक है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पढ़ना है। एनसीएफ 2000, ये जो एनसीएफ 2005 है ना, ध्यान देने योग्य बात है, टॉपिक है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पढ़ेंगे आप, ठीक है। किस संदर्भ में पढ़ेंगे? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में आप इसे पढ़ के जाएं कि कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं समावेशी शिक्षा के लिए, है ना, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इसमें समावेशी शिक्षा के संदर्भ में आप पढ़ के जाएं कि कौन कौन से प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो समावेशी शिक्षा के बारे में जो आप पेपर है आपका, जो विश्वविद्यालय भी आयोजित करेगा आपकी मुख्य परीक्षा, तो उसमें आप समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसका ऐतिहासिक परिदृश्य भारत के संदर्भ में क्या रहा है, विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़कर जाना है, उसमें विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ना है, एनसीएफ 2005 के बारे में देखना है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है। और समावेशी विद्यालय के निर्माण, जो मैंने पुराने पेपर देखे थे तो ऑब्जर्वेशन किया, उनको देखा समझा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि यह बिंदु आपको पढ़कर जाने हैं, ये टॉपिक आपको पढ़कर जाने हैं। पुराने एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। फिर आगे हम बात करते हैं, ये आप आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको कौन कौन से बिंदुओं पे ध्यान देना है, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किस इकाई में क्या पढ़ना है, तो आपको आसानी रहेगी। आपके ऊपर पहले से आरपीएससी का प्रेशर है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रिट वगैरह एग्ज़ाम है कई सारे, तो आपका थोड़ा सा मानसिकता अच्छी बनी रहे, है ना, तो आप टेंशन में ना रहें, इसके लिए ज़रूर ये वीडियो ध्यान से देख लें। एक आप ये UNCRC और UNCRC जरूर पढ़ के जाएं। बच्चों के अधिकार, बच्चों के अधिकार पर, बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। बच्चों के UNCRC, बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। मैंने ऑफलाइन बैचेज में भी पढ़ाए हैं, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पढ़ाया है, तो UNCRC जो रेगुलर आते हैं उनको तो पता है। तो बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये आपको देख कर जाना है मुख्य एग्जाम के लिए। एक है IED और C 1974, ठीक है। तो IED-C 1974 क्या है, इससे क्या अभिप्राय हैं, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय हैं, आपसे मुख्य एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप जरूर पढ़ के जाना। वैसा अनुमानित मेरा जो प्रश्न श्रृंखला है वो जरूर भी मिलेंगे प्रश्न, ऐसा मेरा मानना है। तो IE इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974, ठीक है। तो IED-C 1974 इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974 से क्या अभिप्राय हैं, आप क्या समझते हैं,
इसे ज़रूर भी पढ़कर जाएं। ठीक है, UNCRC तो आपको पढ़कर जाना ही है। ठीक है, आप ज़रूर भी इनको पढ़ के जाए। जो मैं बता रहा हूँ मैंने पुराने पेपर देखे हैं, समझे हैं, वो तो मैं इन परिणाम पे आया हूँ कि अनुमान मेरा है कि इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे मुख्य परीक्षा में विश्वविद्यालय की तरफ से। ठीक है, तो IEDC 1974 से क्या अभिप्राय हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। बच्चे को अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, ये भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट बालकों की, इसमें हम देखते हैं समावेशी विद्यालय में, तो विशिष्ट बालकों के लिए अध्यापन विधि कौन कौन सी है, किस तरीके से आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाएंगे, उनको शैक्षिक अनुकूल कैसे रखेंगे शिक्षण विधियों के साथ साथ। तो कई सारे जो बहरे हैं, जो बोल नहीं सकते, बहरे हैं, दृष्टिबाधित है, उनके लिए कई सारे प्रयास पहले भी हुए हैं। जैसे कि लुईस बरेल, आपने नाम सुना होगा, बरेल प्रणाली। तो लुईस बरेल, इसमें हम देखते हैं कि लुईस बरेल एक जन्मदाता रहे हैं। लुईस बरेल ब्रेल प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ब्रेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो लुईस बरेल हैं। विश्व प्रसिद्ध है ये, है ना। ये बहरे और दृष्टिबाधित, लिखने पढ़ने के लिए जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, जो बहरे हैं, दृष्टिबाधित है, ढंग से देख नहीं पाते, है ना, जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, दृष्टिबाधित है, तो उसको लुईस ब्रेल प्रणाली, जो ब्रेल प्रणाली है लुईस ब्रेल की, विश्व प्रसिद्ध, उनके द्वारा उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। एक और शख्स अपने सामने है जिन्होंने शिक्षा जगत में काफ़ी नाम कमाया, विश्व प्रसिद्ध रहे हैं, हेलन केलर। हेलन केलर ने नई मौखिक शिक्षण विधियां दी है। ठीक है, नई मौखिक शिक्षण विधियां दी है विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में, मौखिक शिक्षण विधि। ठीक है, आप साथ में नोट भी करते जाएं ताकि आपको क्या पढ़ना है, सीधा सीधा सा किस तरीके से एग्जाम करे करना है, किस तरीके से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करना है, ताकि आरपीएससी से आपका ज़्यादा ध्यान ना भटके और सीधा सा एग्जाम करेक्ट कर लें। हेलन केलर की शिक्षिका थी, यहाँ पर शिक्षिका थी एनी सुलिवान। एनी सुलिवान का शिष्य था हेलन केलर। दोनों ही गुरु और शिष्य, जो एनी सुलिवान और हेलन केलर, दोनों, ये भी विशिष्ट श्रेणी में आता है। हमारे सामने मरिया मोंटेसरी स्कूल आज भी है। मोंटेसरी स्कूल जब मैं लखनऊ में था तो विशालखंड 4 में भी है। मंद बालकों की शिक्षा हेतु इन्होंने अवलोकन और प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग कर योगदान दिया काफ़ी। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान में रखना है। हम देखें तो UNCRC IEDC 1974 से अभिप्राय क्या है, इनके बारे में थोड़ा देख लें, किस तरीके से विशिष्ट शिक्षा जगत में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया। लुईस ब्रेल, हेलन केलर, एनी सुलिवान, मरिया मोंटेसरी। तो इस तरीके से ये ही है। 40 नंबर के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इतना सा आप ध्यान में दे लें। जितना मैंने बताया है वो ज़रूर भी देख के जाएं, उसमें आपके अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। ईमानदारी से पढ़ लेना। अब जो B.Ed सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन जो पिछला एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या पूछा गया है मैं आपको बता दूं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए, ये पहले पूछा गया है। तो समावेशी विद्यालय से क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय हैं, क्या सिद्धांत है, क्या महत्व है, आपको पढ़ना चाहिए। डिफरेंट बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर बताइए, ये पहले आ चुका है। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ये पहले पूछा जा चुका है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, मैंने आपको ये पढ़ाया था ऑफलाइन बैच में, आपको याद आ रहा होगा। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ये पहले पूछा जा चुका है। तो UNCRC IEDC ये पूछने की ज़्यादा संभावना है। डिस्कस बैरियर्स ऑफ वे ऑफ जीरो रिजेक्शन, जीरो रिजेक्शन भी मैंने आपको पढ़ाया था और ये पूछा जा चुका है जीरो रिजेक्शन, फिर भी थोड़ा सा ध्यान में देकर आप जाएं। जीरो रिजेक्शन है, जीरो रिजेक्शन शून्य अस्वीकृति, ठीक है, ये मैंने आपको क्या है और इन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताए हैं, ये भी पूछा गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्योग्य बच्चों की शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए, विस्तार पूर्वक समझाइए। 1986 की शिक्षा नीति ये पूछा गया है, इसमें भी निर्योग्य जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं ये पूछा गया है। तो आप ना पढ़ें, आप इसकी जगह कोटारी आयोग देख लें, है ना। कोटारी आयोग में विशिष्ट शिक्षा के लिए क्या योगदान किया गया है, निर्योग्य बच्चों के लिए क्या किया गया है, तो कोटारी आयोग को पढ़ लें। ठीक है, आप कोटारी आयोग देख के जाना, विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में निर्योग्य बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान के लिए रिकॉर्ड्स केस प्रोफाइल का उपयोग क्यों एवं किस प्रकार किया जाता है, विशेष रूप से समझाइए, ये भी पूछा गया है। और बालकों को डराने से रोकने के उपाय, प्रमुख अक्षमताएं एवं सहायक प्रविधियाँ, ये पहले के एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने पुराने पेपर, विश्वविद्यालय के पुराने पेपर देखकर मेरे अनुमानित प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई है और जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको, और इस तरीके से आप आगे बढ़ें। तो मैंने आपको जो बताया है एक बार विचार करना, सोचना, समझना, पढ़ना, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अनुमानित यही टाइम होता है कि विश्वविद्यालय बीएड के एग्ज़ाम लास्ट सितंबर में अक्टूबर तक चलते हैं, जो भी उनकी प्रोसेस होती है, जो भी प्रक्रिया होती है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि अभी आप सब लोग जो बीएड सेकेंड ईयर में हैं, रिट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ना किया है तब भी आप आगे बढ़ते रहें। और आपका रिट का सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो आपका पूरा फोकस, पूरा आप अटेंशन हो, पूरा ध्यान केंद्रित है आपका उनकी तरफ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ। लेकिन ये भी ज़रूरी है, बीएड के बिना आप गवर्नमेंट शिक्षक टीचर बन ही नहीं सकते। आपके हाथ में डिग्री होगी तभी तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर शिक्षक के पद पर नियुक्त होंगे। तो कई बार मैंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन डीएलएड एग्ज़ाम में जो मुख्य परीक्षा होती है, बीएड की मुख्य परीक्षा होती है, उसमें कई बार जो बच्चे हैं वो जो मैंने पढ़ाया है उसमें से देखें और इन सब चीज़ों को आप यूएनसीआरसी है, चाहे आईईडीसी है, चाहे 40 नंबर का पेपर है, मेरी कई सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आप बीएड में जो चीज़ें हैं वो आगे भी आपके काम में आने वाली है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।